हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं जीबी सिंड्रोम के बारे में, यानी कि गुइलेन बेयर सिंड्रोम के बारे में, जो अभी हाल फिलहाल में हमें पुणे में देखने को मिल रहा है। उसके केसेस भी ज़्यादातर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। पेशेंट आईसीयू में भर्ती हैं, पेशेंट वेंटिलेटर पर भर्ती हैं। तो हम जानेंगे कि ये गुइलेन बेयर सिंड्रोम होता क्या है, क्यों होता है, इसका जाँच कैसे कराते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये ठीक कितने समय में होता है, ये ठीक नहीं होता है, इसकी क्या क्या दवाइयाँ हैं, इसे फिजियोथेरेपी का क्या रोल है। तो ये जो गुइलेन बेयर सिंड्रोम या जीबी सिंड्रोम जो हमें होता है, ये हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी ही नर्व सेल पर अटैक करता है। नर्व सेल क्या होती हैं, जिससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, स्पाइनल कोड, उससे जो हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में सेंस पहुंचता है। जब किसी गर्म चीज़ को, ठंडी चीज़ को छूते हैं और हमें ये पता चलता है कि गर्म है या ठंडी है, ब्रेन में सेंस जाता है, फिर से वापस आता है और हम उससे अपना हाथ हटा लेते हैं या कुछ हम ऐसा काम करते हैं। तो उसमें होता है कि हमारी एक जो नर्व सेल होती है उसमें एक माइलिन शीथ होती है। उस माइलिन शीथ में हमारा इम्यून सिस्टम अटैक कर देता है और अटैक करने के बाद उस माइलिन शीथ को डैमेज कर देता है। माइलिन शीथ को डैमेज करने के बाद वो डीमाइलिन हो जाती है, जिससे कि हमें जो सेंस फील होना था, ये जो हमारे ब्रेन टू हमारी बॉडी कनेक्शन था, उसमें कुछ डिफ़िकल्टी आ जाती है। ये इस तरीके से हमें होता है। लेकिन यह होता क्यों है? ये कई बार एक बैक्टीरिया और वायरस के चलते होता है। बैक्टीरिया है कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी, एक कॉमन बैक्टीरिया है जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस कोज करता है। दूसरा क्या है कि इन्फ्लुएंजा के चलते होता है, या कोई फ्लू वैक्सीन लगवा लेता है, फ्लू की वैक्सीन लगवा ली है किसी ने, या H1N1 वैक्सीन के बाद भी ये देखा जाता है। इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं? ये मोस्टली सबसे पहले हमारे पैरों में, यानी कि हमारे पैर की जो फीट हैं, जो पंजे हैं, उंगलियां हैं, उनमें देखने को मिलता है। उसमें टिंगलिंग सेंसेशन होता है, वीकनेस होती है, चलने में दिक्कतें होती हैं। और फिर जब ये धीरे धीरे बढ़ता है तो बढ़ते बढ़ते ये धीरे धीरे अपर साइड चलता है, यानी कि हमारे पैरों से, फीट से लेके थोड़ा ऊपर हमारे जांघों में आएगा, फिर ऊपर आएगा, चेस्ट में आएगा और बायलैटरल दोनों हाथों में हो जाएगा। जब यह चेस्ट में हो जाता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक डालता है। तो हमारे इसमें क्या होता है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगती है, SOB यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगती है, हमें निगलने में दिक्कत होती है, हमें बोलने में दिक्कतें होने लगती हैं, छाती में बहुत ज़्यादा भारीपन होने लगता है। तो ये सब कंडीशन है कि ये सब होता है। जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पेशेंट उसके बाद वेंटिलेटर पर चला जाता है, ICU में एडमिट हो जाता है। ये सब आगे की बातें हैं। तो ये कुछ इसके कॉमन लक्षण है। पेशेंट चलने में दिक्कतें होती है, पेशेंट को बैठने में दिक्कतें होती हैं, पेशेंट को सेंस महसूस करने में दिक्कतें होती हैं, पेशेंट को चीव करने में, चबाने में, निगलने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, छाती में भारीपन लगता है। ये सब इसके कोई बहुत कॉमन लक्षण है। उसके बाद में होता क्या है कि जब ये सब हमें हो गया तो अब इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस करने के लिए हम हमारी जो स्पाइनल कोड है, जो कमर है, इसके बीच की जो नीचे की तरफ हड्डियां होती है, लंबर पंक्चर करते हैं। उसमें से हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को निकालते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। दूसरा, हम इसमें एक नर्व कंडक्शन टेस्ट कराते हैं। तीसरा, इसमें हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी कराते हैं। इनसे हम पता लगा सकते हैं कि ये क्यों होता है, ये किस कारण से हो रहा है। और इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है? कुछ खास इसमें ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें प्लाज्मा थेरेपी होती है, यानी कि प्लाज्मा एक्सचेंज कराते हैं, प्लाज्मा थेरेपी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी कराते हैं, और तीसरा इसमें हम फिजियोथेरेपी कराते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं। तो इसमें जब फिजियोथेरेपिस्ट के मदद लेते हैं तो हम अपनी बॉडी का, जो पेशेंट है उसकी बॉडी का पैसिव मूवमेंट कराते हैं। उसके एक एक सिंगल जॉइंट पे हम पैसिव मूवमेंट कराते हैं, डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट। और ये फिजियोथेरेपिस्ट घर के अटेंडेंट को भी बताता है कि घर पे जाके आपको कैसे कैसे इनको फिजियोथेरेपी करानी है। तो ये हुआ उसके ट्रीटमेंट के बारे में। जब यह पेशेंट अब घर चला जाता है तो इसमें फिर इसकी रिकवरी कैसे होती है? इसकी में रिकवरी बहुत स्लो होती है। नॉर्मली इसमें 6 से 8 महीने, 10 महीने लगते हैं। बहुत से पेशेंट इसमें 6 महीने में 70% पेशेंट ठीक हो जाते हैं, 6 महीने में ही। जो पेशेंट 5-10% ठीक नहीं होते, उसमें 3 से 4 साल भी लग जाते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं 5-10% जो कि बहुत लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाते हैं, या फिर उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बहुत ज़्यादा होने लगती है। उसके चलते क्या होता है कि वह पेशेंट वेंटिलेटर पर, ICU में एडमिट होकर वेंटिलेटर पर भी चला जाता है, जो कि हमारी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। कई बार इसमें
जान भी चली जाती है, बट ये जान जाना वो रेयर होता है।